कई मिनट तक मैं बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। टांग उसी तरह कांपती रही, परंतु गुर्राना फिर से नहीं हुआ। उनके अधिक पास जाना उचित नहीं था, क्योंकि यदि मैं बिना दिखाई पड़े वह 30 गज की दूरी किसी तरह पार भी कर लेता और उनमें से एक शेर को मार भी लेता, तो दूसरा यह हो सकता था और नहीं भी गलती करके मुझ पर टूट पड़ता, तो जिस भूमि पर मैं खड़ा हुआ था उससे मुझे अपने बचाव करने का कोई मौका ही न मिल पाता। मेरे बाईं तरफ सामने 20 गज और लगभग उतनी ही दूर उन शेरों से चट्टान का एक बाहर की तरफ बढ़ाया 10 से 15 फुट ऊंचा टुकड़ा था। यदि मैं बिना दिखाई पड़े चट्टान के इस टुकड़े पर पहुंच जाऊं तो बहुत संभावना है कि मुझे शेरों पर गोली चलाने की आसानी हो जाएगी। अपने हाथ और घुटने नीचे कर और राइफल को आगे ढकेल चेन पर नांग में से होता हुआ मैं चट्टानी आश्रय की तरफ सरका। सांस लेने के लिए मिनट भर रुका और यह सुनिश्चित किया कि राइफल में गोलियां भरी हुई हैं, और फिर चट्टान पर चढ़ गया। जब मेरी आंख शिखर स्तर की बराबरी पर आ गई तो मैंने उधर से देखा और मुझे दोनों शेर दिखाई पड़े। उनमें से एक गाय का पिछवाड़ा खा रहा था और दूसरा पास ही लेटा हुआ अपने पंजे चाट कर साफ कर रहा था। दोनों शेर लगभग एक ही आकार के लग रहे थे, परंतु उनमें से जो अपने पंजे चाटने में लगा हुआ था दूसरे शेर से कुछ दर्जे हल्का लग रहा था। यह परिणाम निकालकर कि उसका हल्का रंग उसकी उम्र के कारण होगा और वह बूढ़ी मादा नरभक्षी होनी चाहिए। मैंने राइफल की दर्शिका बड़ी सावधानी से उस पर सधाई और गोली चला दी। मेरी गोली लगने पर वह पहले पीछे की तरफ झुकी और फिर पीछे की ओर गिर पड़ी। दूसरा शेर गड्ढे में से नीचे की तरफ भागा और राइफल का दूसरा घोड़ा मैं दबा पाता इससे पहले ही वह दृष्टि से ओझल हो गया। जिस शेर को मैंने गोली मारी थी वह फिर नहीं हिला डुला और पत्थर फेंक फेंक कर यह निश्चय कर लेने के बाद कि वह मर चुका है, मैं उसके पास पहुंचा और वहां मुझे बहुत निराशा हुई। पास जाकर नजर डालने भर से मुझे दिखाई पड़ गया कि मुझसे गलती हो गई और मैंने शेर के बच्चे को मार दिया है। यह मेरी गलती थी, जिसकी वजह से आगे आने वाले 12 महीनों में उस जिले को 15 जानें खोनी पड़ी और अपनी घटनावश मेरी अपनी जान भी जाते जाते बची। निराशा में कुछ हद तक इस विचार से कमी हुई कि यह जवान शेरनी, चाहे इसने वास्तव में स्वयं किसी मानव की जान न ली हो, इसने संभावना है अपनी बुढ़िया माँ को उन्हें मारने में जरूर मदद दी है। यह अनुमान बाद में मैंने सही पाया, और जैसा भी रहा हो, मानव मांस पर पोषित होने के कारण इससे मेरी भावनाओं पर मरहम सा लगा। इसे भी संभावनापूर्ण नरभक्षियों में रखा जा सकता है। खुली भूमि पर सहायता उपलब्ध हो और अपेक्षित उपकरण भी मिल जाए तो शेर की खाल निकालना बड़ा आसान काम है, परंतु यहाँ यह काम और कुछ भी हो रहा हो आसान नहीं था, क्योंकि मैं अकेला और घने जंगल से घिरा हुआ था और उपकरण के नाम पर मेरे पास केवल एक पेंसिल तराश चाकू था। हालांकि नरभक्षी की तरफ से आक्रमण होने की कोई वास्तविक खतरा विद्यमान नहीं था, क्योंकि शेर कभी भी अपनी जरूरत से ज्यादा जानवरों को नहीं मारते। तथापि मेरे दिमाग में कहीं यह बेचैनी भरी भावना भी छिपी हुई थी कि शेरनी वापस लौट आई है और मेरी प्रत्येक हरकत पर अपनी नजर लगाए हुए है। सूरज छिपने ही वाला था और उससे पूर्व मुझे यह कठिन कार्य पूरा कर डालना पड़ेगा, इसलिए मुझे एक और रात जंगल में रहकर गुजारनी होगी। मैंने तय किया कि मैं जहां हूं वहीं बना रहूं। शेरनी बहुत बूढ़ी थी, जैसा कि मुझे उसके पग चिन्हों से दिखाई दे गया था, और अपनी जिंदगी उस जिले में बिताने के कारण जहां लगभग उतने ही आग्नेयास्त्र हैं जितने वहां के लोग हैं जो उन्हें उपयोग में लाते हैं, उसे आदमियों और उनके तौर तरीके जानने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी ऐसा हो सकता था कि संयोगवश रात में किसी समय वो मारे हुए शिकार पर लौट आए और सवेरे प्रकाश होने तक वहीं आसपास कहीं बनी रहे। उपयुक्त वृक्ष का मेरा चुनाव करना आवश्यकतावश सीमित था, और जिस वृक्ष पर चढ़कर मैंने वह रात बिताई, सवेरा होने तक वह उन वृक्षों में सबसे ज्यादा बेआरामी का वृक्ष सिद्ध हुआ जिस पर मैंने कभी अपने 12 घंटे बिताए होंगे। रात में शेरनी बार बार वहीं आकर बोलती रही, और जो जो सवेरा पास आता गया उसकी पुकार मंद और मंतर होती गई और अंततः मेरी जगह से ऊपर पर्वती धार पर समाप्त हो गई। अकड़ा हुआ, सख्त बना और भूखा, पिछले 60 घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया था। कपड़े बदन से चिपके हुए थे। रात में 1 बजे तक वर्षा हुई थी। जब आसपास की वस्तुएं साफ साफ दिखाई पड़ने लगी, मैं पेड़ से उतरकर नीचे आया और शेर की खाल को कोट में बांधकर डलकानिया की तरफ चल पड़ा। शेर की कच्ची खाल का वजन मैंने कभी किया नहीं, और यदि खाल
उसके साथ सिर और पंजे, जिन्हें मैं उस दिन 15 मील तक ढोकर ले गया, प्रारंभ से 40 पाउंड वजन के रहे होंगे। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि गंतव्य स्थल तक पहुंचने तक उनका वजन 200 पाउंड हो गया था। आंगन में पहुंचने पर, जिसमें नीले स्लेट पत्थर की बड़ी बड़ी सिल्लियां लगाई हुई थी और जो दर्जन भर मकानों का इकट्ठा आंगन था, मैंने देखा कि मेरे आदमी कोई 100 या उससे भी अधिक ग्रामवासियों के साथ बातचीत करने में लगे हुए हैं। 2 घरों के बीच में छोड़ी हुई गजभर चौड़ी गली में से होकर आते हुए मुझ पर किसी का ध्यान नहीं गया था। लिचड़ा रक्त से सना जब मैं वहां बैठा हुआ उन लोगों में लड़खड़ाता हुआ गिरा, तो मेरा जैसा स्वागत हुआ और जब तक मेरी स्मृति कायम रहेगी सर्वदा स्मृति में बना रहेगा। मेरा 40 पाउंड वजन वाला तंबू ठूठों पर खेतों में गांव से 100 गज की दूरी पर खड़ा किया गया था और मैं पहुंचा ही था कि गांव वालों से उधार मांगकर 2 सूटकेस और कुछ तख्ते मिलाकर बनाई गई मेज पर मेरे लिए चाय प्रस्तुत कर दी गई। बाद में गांव वालों ने मुझे बताया कि मेरे आदमियों ने जो वर्षों से मेरे साथ थे और इस तरह के कई अभियानों पर मेरे साथ गए थे, यह विश्वास करने से इनकार कर दिया था कि नरभक्षी ने मेरा शिकार कर लिया है और मेरे लौटने की उम्मीद में रात दिन चाय की केतली उबली हुई तैयार रखी थी। और उसके अलावा बड़े जोर शोर से डलकनिया और आसपास के गांव के प्रधान की इस बात का विरोध किया था कि अल्मोड़ा और नैनीताल खबर भिजवा दी जाए कि मेरा कोई अता पता नहीं है। गर्म पानी में स्नान और परिस्थिति बस खुले में और सभी ग्रामवासियों के सामने ही मैं इतना ज्यादा गंदा बना और थका हुआ था कि मुझे कौन देख रहा है इसकी कोई परवाह नहीं थी। और उसके बाद काफी सा भोजन किया। मैं रात के लिए सोने जाने की सोच ही रहा था कि बिजली कड़की और उसके बाद जोरों से बादल गरज उठे, जिसने तूफान आने की पूर्व सूचना हमें दी। खेत में गड़ी खूंटियां काम चलाने में असमर्थ थी, इसलिए जल्दी जल्दी बड़े बड़े खूंटे मंगाकर जमीन में गाड़े गए और तंबू की रस्सियां इन खूंटों से बांध दी गई। सुरक्षा के लिए पड़ाव में उपलब्ध सारी रस्सियों का तंबू के ऊपर ताना बाना बना दिया गया था। आधी पानी का तूफान 1 घंटे तक चला और इस तंबू द्वारा झेला जाने वाला यह सबसे खराब तूफान था। कितनी ही सहायक रस्सियां कैनवस फटकर तंबू से अलग हो गई, परंतु खूंटे और ताना बना बनाए रस्सियां ठीक ठाक बनी रही। मेरी अधिकांश वस्तुएं पूरी तरह तर हो गई और कुछ इंच गहरा छोटा सा नाला तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहने लग गया। मेरा पलंग किंतु अपेक्षाकृत सूखा बना रहा। 10 बजे तक मेरे आदमी सुरक्षित बंद दरवाजों वाले मकान में पहुंचाए जा चुके थे, जिसे गांव वालों ने इनके लिए दे दिया था। मैं अपनी भरी राइफल साथ लिए सोने लेट गया और अगले 12 घंटे तक सोता रहा। अगला दिन सामान सुखाने तथा शेर की खाल साफ करने और खूंटियों पर उसे फैलाने में व्यतीत हुआ। जब ये काम चल ही रहे थे तो गांव वालों ने अपने खेत कार्य में एक दिन की छुट्टी ले मेरे पास आकर मेरे अनुभव सुनने और अपने अनुभव मुझे सुनाने के लिए भीड़ लगा दी। जो भी आदमी वहां उपस्थित था उसका एक या उससे अधिक संबंधी मारा गया था और कई लोग के शरीर पर नरभक्षी द्वारा दांतों और पंजों से किए आघात के चिन्ह भी थे और कई लोगों के शरीर पर नरभक्षी द्वारा दांतों और पंजों के किए आघात के चिन्ह भी थे, जो वे मरकर अपने साथ ही ले जाएंगे। मेरे इस दुख का कि नरभक्षी को मारने का मौका मेरे हाथ से जाता रहा समर्थन जमा हुए लोगों ने नहीं किया। यह सच है कि नरभक्षी पहले एक ही था, परंतु विगत महीनों में जब बचाव दल उनका शिकार बने मानवों के अवशेष ढूंढ कर लाने के लिए गए तो उन्हें मारे गए शिकार पर 2 शेर मिले और एक पखवाड़ा पूर्व ही एक आदमी और उसकी पत्नी दोनों एक साथ मारे गए, जो उनके लिए इस बात का पर्याप्त प्रमाण था कि दोनों शेर पके पकाए नरभक्षी बन चुके थे। मेरा तंबू पहाड़ी के एक नोक पर लगाए हुए था और यहाँ से घाटी का दृश्य दूर दूर तक दिखाई पड़ता था। मेरे ठीक नीचे नंदोह नदी थी, जिसमें एक पहाड़ी थी जिसमें कहीं खेती नहीं की जा रही थी और जो दूर जाकर 9000 फुट तक ऊंची हो गई थी। उस शाम जब मैं खेतों के किनारे अच्छी दूरबीन लिए सरकारी मानचित्र फैलाए बैठा था तो गांव वालों ने सही सही वे जगह मुझे उस पर दिखाई जहां पिछले 3 वर्षों में शेर ने 20 लोगों को मारा था। मारे गए लोगों के स्थान 40 वर्ग मील क्षेत्र से लगभग समान रूप से फैले हुए थे। इस क्षेत्र के जंगल चराई करने के लिए खुले हुए हैं और उन तक जाने वाले गौपथों पर मैंने अपने लगाए 4 जवान कठड़े बंधवाने का फैसला किया। अगले 10 दिनों के दरमियान मुझे शेरनी की कहीं से कोई खबर नहीं मिली और यह दिन मैंने सवेरे अपने कठड़े देखने जाने, दिन में जंगल में उसकी खोज लगाने और शाम को फिर कठड़ों को बाजने में खर्च किए। 11वें दिन मेरी आशाएं यह समाचार पाकर बढ़ गई कि मेरे तंबू से ऊपर वाली पहाड़ी के खड्ड में एक गाय मारी गई है। मारे जाने की जगह देखकर किंतु मुझे संतोष हो गया
कि यह गाय एक बुढ़े तेंदुए ने मारी है, जिसके पग चिन्ह मैं कितनी ही बार देख चुका था। ग्रामवासियों ने शिकायत की कि यह तेंदुआ पिछले कई वर्षों से हमारे ढोर डंगरों और बकरियों का भारी नुकसान करता चला आ रहा है। इसीलिए मैंने उसे मारने के लिए बैठने का निश्चय किया। मारी गाय के पास ही बनी एक कम गहरी गुफा में बैठने का आश्रय मिल गया, जिसकी मुझे जरूरत थी। गुफा में मैं थोड़ी देर ही बैठा रहा होऊंगा कि मुझे खड्ड की दूसरी तरफ से नीचे आता हुआ तेंदुआ दिखाई पड़ा और उस पर गोली चलाने के लिए मैं राइफल उठा रहा था कि गांव की दिशा से एक बहुत घबराहट भरी आवाज मुझे पुकारते हुए सुनाई पड़ी। इस तात्कालिक पुकार का एक ही कारण हो सकता था और अपना टोप पकड़ मैं तेजी से गुफा से निकला, जिससे तेंदुआ भी हैरत में पड़ गया और पहले वह जमीन पर लेट कर चौड़ा हुआ और फिर नाराजगी भरी आवाज करता तेजी से उसी रास्ते जिससे वह आया था वापस भाग गया और मैं खड्ड की अपने वाली तरफ से उसे पकड़ पकड़ ऊपर चढ़ उसके शिखर पर पहुंचा और चिल्लाया, उस आदमी से कहा कि मैं आ रहा हूं और पूरी रफ्तार से उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ा। वह आदमी गांव से पहाड़ी चढ़ता सारे रास्ते दौड़ता हुआ आया था और जब उसकी सांस कुछ दुरुस्त हुई तो उसने बताया कि गांव के दूसरी तरफ लगभग आधा मील की दूरी पर एक स्त्री को नरभक्षी ने अभी अभी मार डाला है। जब हम पहाड़ी ढलान पर दौड़ते दौड़ते नीचे जा रहे थे तो मैंने उस आंगन में, जिसकी ओर संकेत किया जा चुका है, लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई देखी। एक बार फिर तंग गली में से होकर आते हुए मुझे कोई देख नहीं पाया और जमा हुए लोगों के सिरों के ऊपर से नजर मारकर मैंने भूमि पर बैठी हुई एक लड़की को देखा। उसके वस्त्रों का ऊपरी भाग उसके युवा शरीर से फटकर अलग हो चुका था, सिर पीछे की तरफ फिका हुआ था और उसके हाथ उसे सहारा देने के लिए जमीन पर टिके हुए थे। उसकी छाती के उठने गिरने के अलावा उसमें किसी प्रकार की आवाज या हलचल नहीं हो रही थी। छाती के गड्ढे में उसके चेहरे और गर्दन से बहकर आ रहे रक्त एकत्र होकर चिपकता जमा हुआ पिंड बनता जा रहा था। मेरे आने का जल्द ही पता लग गया और लड़की के पास पहुंचने को मेरे लिए रास्ता बना दिया गया। जब मैं उसके जख्मों का निरीक्षण कर रहा था, मुझे बताया गया लड़की पर यह आक्रमण अपेक्षितया अधिक खुली भूमि पर और बहुत सारे लोगों के इसे पूरी तरह देखते हुए किया गया है, जिनमें इस लड़की का पति भी था। उन लोगों के मिलकर जोर से चिल्लाने पर शेरनी ने लड़की को छोड़ दिया और जंगल की तरफ चली गई। जब लड़की को मर गई समझ उसके साथी उसे वहीं छोड़ गांव में भाग आए कि मुझे खबर करे। बाद में लड़की को होश आ गया और वह गांव वापस आ गई और इसमें कोई संदेह नहीं कि जख्मों के कारण 2-4 मिनट में वह लड़की जरूर मर जाएगी। फिर वे उसे वहां ले जाएंगे जहां शेरनी ने उस पर आक्रमण किया था और उसकी लाश के पास बैठकर मैं उस शेर को मार सकूंगा। जब यह जानकारी मुझे दी जा रही थी तो उस लड़की की आंखें मेरे चेहरे से बिल्कुल नहीं हटी और मेरी प्रत्येक गतिविधि का वह किसी घायल और डरे हुए जानवर की तरह विनय करती दृष्टि से पीछा करती रही। बिना बाधा पड़े इधर उधर चलकर मेरे औसान ठीक हो सके तथा लड़की को सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा आने की जगह बनाना आवश्यक था। और मुझे खेद है कि उन्हें पाने के लिए जो तरीके मैंने अपनाए वे उतने शालीन नहीं थे जितने कि वे हो सकते थे। जब आखिरी आदमी हड़बड़ी में वहां से उड़ गया तो मैंने स्त्रियों को, जो अब तक पृष्ठभूमि में रही थी, पानी गर्म करने तथा अपनी कमीज फाड़कर जो अभी साफ और सूखी थी उसकी पट्टियां बनाने में लगाया और एक अन्य लड़की को, जो दौरा पड़ जाने के करीब थी, गांव में जाकर कैंची ढूंढ कर लाने के लिए भगा दिया। उस लड़की के लौट आने से पहले, जिसे मैंने कैंची लाने के लिए भेजा था, पानी और पट्टियां तैयार हो चुकी थी। वह लड़की आई और एक कैंची लाई और बताया कि पूरे गांव में यही एक कैंची मिली है। यह कैंची एक दर्जी के घर मिली थी जो काफी समय हुए मर चुका था और उसकी विधवा उसे आलू खोदने के काम लाती थी। जंग लगे उसके 8 इंच लंबे फलक किसी एक जगह मिलते ही नहीं थे और काफी कोशिश व्यर्थ करने के बाद मैंने रक्त से पपड़ाए बालों के घने कुंडलों को वैसे ही रहने देने का फैसला किया। बड़े गांव 2 थे और पंजों से काटे जाने से हुए थे, जिनमें से एक आंखों के बीच से शुरू होकर सिर पर होता हुआ नीचे गर्दन की गुत्ती तक चला गया था, जिससे उसकी खोपड़ी 2 भागों में बंटकर लटक गई थी और दूसरा पहले वाला घाव के पास से शुरू होकर माथे पर होता हुआ कान तक चला गया था। इन भद्दे खुले घावों के अतिरिक्त उसके दाएं वक्ष, दाएं कंधे और गर्दन पर कई जगह मांस गहरा खुरच गया था। दाएं हाथ की ऊपरी तरफ गहरा कटाव था जो स्पष्ट है उसे उस समय लगा होगा जब लड़की ने अपने सिर बचाने की नाकाम कोशिश में अपने हाथ उसके आगे अड़ा दिया होगा। एक डॉक्टर मित्र ने, जिसे मैं एक बार शेर के पैदल शिकार पर साथ ले गया था, एक उत्तेजना भरे प्रातः को वापस लौटने पर मुझे पीले द्रव की 1-2 औंस की शीशियां भेंट की थी, जिसे
उसने मुझे सलाह दी थी कि जब भी शिकार पर जाऊं जरूर साथ लेकर जाऊं। 1 वर्ष तक मैं उसे अपनी शिकारी जैकेट के भीतरी जेब में रखकर ले जाता रहा था और द्रव का कुछ भाग वाष्पित होकर उड़ भी गया था, परंतु शीशे के 3 भाग अब भी द्रव भरे थे। लड़की का सिर और शरीर पानी से साफ करने के बाद मैंने शीशे की गर्दन तोड़ी और उसका द्रव आखिरी बूंद तक जख्मों पर उड़ेल दिया। इतना हो जाने के बाद सिर पर पट्टी बांधी ताकि खोपड़ी अपनी जगह रुकी रहे। फिर लड़की को उठाकर उसके घर पहुंचा दिया। घर एक कमरा मात्र था जिसमें रहना, सोना, रसोई और बच्चों का खेलना फिरना सभी कुछ होता था। स्त्रियां मेरे पीछे पीछे साथ गई। दरवाजे के पास कड़ी से लटकी हुई खुली टोकरी टंगी थी जिसमें लेटा हुआ बच्चा भोजन के लिए चिल्ले पाँव मचा रहा था। यह मामला जटिल था जिससे निपटना मेरे बस की बात नहीं थी, इसलिए उसका समाधान करना मैं जमा हुआ स्त्रियों पर छोड़ जाया था। 10 दिन बाद अपने वापस लौटने से पूर्व संध्या को जब मैं उस लड़की को अंतिम बार देखने गया तो पाया कि वह अपने घर की चौखट पर बैठी हुई थी और बच्चा उसकी गोद में सोया हुआ था। गर्दन की गुत्ती में लगे रिश्ते जख्म को छोड़कर जहां मांस में शेर के पंजे सबसे ज्यादा गहरे धस गए थे, उसके सारे घाव भर गए थे और अपने काले औष्ण केसों की विपुल संपत्ति को विभाजित करके मुझे यह दिखाने के लिए कि खोपड़ी पूरी तरह जुड़ गई है, उसने मुस्कुराकर कहा कि उसे बहुत खुशी है कि उसकी छोटी बहन गलती से ही सही दर्जी की विधवा से गलत कैंची मांग कर लाई। केशविहीन सिर विधवा होने का चिन्ह होता है। यदि मेरा डॉक्टर मित्र कभी मेरी लिखी ये पंक्तियां पढ़े तो मैं उसे बताना चाहूँगा कि पीले द्रव की उस छोटी सी शीशी ने, जो उसने बड़ी सोच समझ से मुझे दी थी, एक बहुत वीर युवा माता की जान बचाई है। जब मैं इस लड़की की परिचर्या में लगा हुआ तो मेरे आदमी एक बकरा ले आए थे। लड़की के रक्तस्राव से बनी पंक्ति का उल्टा अनुसरण कर चलते हुए मुझे वह जगह मिल गई जहां उस पर आक्रमण हुआ था और वहां एक झाड़ी से बकरा बांध कर मैं एक बौने बाज वृक्ष पर चढ़ गया। आसपास के क्षेत्र में यही एक वृक्ष था और रात भर चौकसी करने के लिए सारी तैयारियां कर ली। सोना थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी संभव नहीं था क्योंकि मेरा आसन भूमि से कुछ फुट भर ही ऊंचा था और शेरनी को अभी तक रात का भोजन नहीं मिल पाया था। तथापि उस पूरी रात में न वह कहीं दिखाई पड़ी और न उसके बोलने की आवाज ही कहीं से सुनाई दी। सवेरे भूमि की जांच पड़ताल करने पर पिछली रात मुझे ऐसा कर पाने का समय ही नहीं मिला था। मैंने पाया कि आक्रमण करने के बाद शेरनी घाटी में आधा मील तक गई जहां पर एक गौपथ नंदौर नदी पार करता था। 2 मील तक उसने इसी मार्ग का अनुसरण किया। तब वह पथ डलकनिया से ऊपर वाली पर्वतीय धार पर बनी वन सड़क से मिल जाता है। यहाँ सख्त भूमि पर मैं उसका रास्ता भूल गया।